अस्सलाम वालेकुम। माइंड फाइल्स के एक और सेगमेंट के साथ हाजिर हैं और मैं हूं सारा अफजल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सामीन, आप जानते हैं कि हमने अभी जो प्रोग्राम किया ये ड्रग्स पर, अल्कोहल पर, एडिक्शन पर, इसकी वजूहात पर था। और जब वजूहात हमारे सामने आ जाती हैं, किस वजह से जाते हैं, क्या-क्या तरीके इख्तियार किए जाते हैं, तो फिर हम जो बात करते हैं वो हल भी होता है ना। सिर्फ़ मसला बताना तो मकसद नहीं होता, उस मसले का हल क्या हो सकता है, ये भी एक बात होती है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एडिक्शन है, वो ड्रग्स की है, वो अल्कोहल की है या वो किसी भी और चीज़ की है। तो इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं और साइकोलॉजी इस सिलसिले में, यानी हमारे इर्द-गिर्द के लोगों की और हमारी इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करती है? डॉक्टर मंसूर, ज़रा हम इस इलाज की तरफ जाने से पहले अगर हम ज़रा एक जल्दी से नज़र दौड़ा लें मोटी-मोटी वजूहात पर, जिनके जी। बायस लोग बहुत ज़्यादा इसका शिकार होते हैं, तो क्या थी? जी, मैं पिछला जो सेशन था उसके 2 हिस्से हैं, तो ये उसी सिलसिले का तीसरा जो है वो सेगमेंट है। तो मैं एक क्विकली उसको समराइज़ कर देता हूँ कि हमने बात की कि वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। हमने जेनेटिक्स से स्टार्ट किया, पर्सनैलिटी, वीक पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वॉरियर, वॉरियर, टेंडेंसी किसमें ज़्यादा होती है। फिर हमने एनवायरनमेंट पे बात की, माहौल जो है वो क्या रोल प्ले करता है, मुश्किलात ज़िंदगी की, कुछ लोग जो है वो एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कई लोगों के हालात बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। फिर हमने यंगस्टर्स की बात की कि उनका पीयर ग्रुप जो है, जो उनके हम असर हैं, जो हमजोली हैं, दोस्त हैं, कंपनी जो है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। घर का माहौल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें मिला के और फिर ऑब्वियसली के डिमांड एंड सप्लाई के ये चीज़ें हमेशा से रही हैं और दुनिया में हमेशा से रहेंगी। बेसिकली आप अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं इस बारे में कि इसके क्या मज़मरात हैं। फिर हमने उसके फैक्ट्स पे बात की। उसको हँसी मज़ाक में टाल देना तो बहुत ईज़ी है और जो लोग जो है ज़ाहिर है आदी या एडिक्टेड नहीं है उसके, ये डिपेंडेंट नहीं है, वो उसको जो ओकेजनली करते हैं, तो वो तो उसको हँसी मज़ाक में टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही चीज़ें जो हैं वो कुछ लोगों के लिए इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। इवन कि जो कभी-कभार भी करते हैं यार, अगर उनको अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए कि भई आपने अपने जो फ़राइज़ हैं वो अदा कर दिए हैं, तो रिचुअल्स जो हैं इबादत से लेके जो हुकूकुल इबाद तक हैं, और अगर आपके पास इतना ही फ़ारिग टाइम है, तो वो आप एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें या अपने दोस्तों या फैमिली के साथ या कोलीग्स के साथ, या जाके कहीं वॉलंटियर वर्क करें अगर इतना ज़्यादा आपके पास टाइम और पैसा है, और वो कहीं और खर्च करें। तो फिर हुँ। हमने बात की थी कि इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं। अल्कोहल ख़ास तौर पे ये है कि बहुत बड़ा इट्स अ बिग डिप्रेसेंट एंड एंग्ज़ायटी प्रोवोकिंग थिंग, के बाद में आपके डिप्रेशन को मज़ीद बढ़ावा देता है और आपकी एंग्ज़ायटीज़ जो है उनको मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा करता है। इसी तरह बाकी भी जो ड्रग्स हैं, हमने बात की साइकोसिस भी करती हैं बाज़ ड्रग्स, और लोगों ने बहुत अपने आप को भी बहुत सीरियस किस्म के नुकसानात पहुँचाए एंड दे एंडेड अप बीइंग पैरालाइज्ड लाइक अ वेजिटेटिव स्टेट। ब्रेन के अच्छे खासे न्यूरॉन्स, जो चंक ऑफ न्यूरॉन्स अपने उड़ जाते हैं, उनके फ्रंटल लोब काम करना छोड़ देती है फॉरवर्ड प्लानिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी छोटी उम्र में शुरू किया और कितना ज़्यादा करते हैं। तो अब तो जो 80s वाली जनरेशन थी उसमें कई मुझे ऐसे भी मरीज़ मिलते हैं जो कि दे आर इन देयर लेट 20s और 30s, और आपके सामने इस तरह बुत बन के बैठे होते हैं कि उनको सिंपल 3 स्टेप की कोई चीज़ भी बताओ ना कि भई ये ऐसे कॉफ़ी बनाते हैं, और 5 मिनट बाद पूछोगे, हाँ भई ज़रा करके बताओ, तो उनको याद, वो भूल चुके होते हैं कि क्या कहा था। तो रजिस्ट्रेशन, रिकॉल, फ्रंटल लोब, फॉरवर्ड प्लानिंग वो नहीं होती। साइकोसिस अपनी जगह, जो उसके फोरेंसिक नताइज हैं, उसके जो सोशल, जो ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, आप अपने दोस्तों यारों से इवेंचुअली कट जाते हैं, और या तो फिर वही एक मखसूस कंपनी रह जाती है या फिर अकेले रह जाते हैं बिल्कुल आप। वो मखसूस हुँ, कंपनी भी तब तक एंटरटेन करती है जहाँ, जब तक आपके पास रिसोर्सेज होते हैं या पैसा लगा सकते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं, पर वो भी एंटरटेन नहीं करते। हुँ। इसी तरह हमने उसके जिस्मानी तौर पे जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनके ऊपर बात की, ज़हनी तौर पे एंड सो ऑन। तो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, इन बिटवीन एनीथिंग, तो हर तरह से वो आपको मुतासिर करती हैं चीज़ें। तो हमने वो उनके ऊपर बात की। तो आज का सेशन हमने कहा कि भाई वो नामुकम्मल रह जाएगा पिछले 2 सेशन, अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर, और अगर कोई इस तरह की उसमें मुब्तला हो जाए तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए। अच्छा, मंसूर, जब हम पिछली मर्तबा बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में एक चीज़ बार-बार आती है कि जब हम किसी के भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करते हैं या हम कहते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग की उसे ज़रूरत है,
बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिन्हें मैं समझती हूँ कि वो साइकोलॉजिकल नहीं होते, जस्ट ग्रूमिंग चाहिए होती है कि जो टीनेजर्स हैं वो जिस माहौल में है वो उसको समझ नहीं पा रहे, तो उन्हें ग्रूम होने की ज़रूरत होती है। तो बहुत जगह ऐसा भी हुआ मैंने देखा कि जो बच्चा है, जो टीनेजर है या जो हम कह सकते हैं पेशेंट है, वो तो विलिंग है और वो आपको रिस्पॉन्स भी दे रहा है, लेकिन उसके फैमिली की तरफ से जो एक रिस्पॉन्स है, वो आपको मुतवक्किल जो आपके नताइज हैं वो नहीं दे रहा है, जो आप चाहते हैं कि निकले या जो वो खुद भी कोशिश कर रहा होता है कि मैं इसको छोड़ के इस तरफ जाऊँ। तो इस सिलसिले में फैमिली का जो किरदार होता है वो क्या होना चाहिए? और अगर ज़रूरत हो क्या फैमिली काउंसलिंग भी इसमें मददगार होती है? ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि इंतहाई अहम कदम है स्टार्ट में जब आप प्री कंटेम्पलेशन स्टेज मीनिंग कि जब एक बंदा अपना माइंड बना लेता है कि हाँ, मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहता है और इसके नताइज का उसको पता होता है, बुरे जो उसके नताइज हैं और वो चेंज लाना चाहता है, पॉजिटिव चेंज। तो उसमें तो फैमिली का इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उनका कॉन्फिडेंस दिलाना, उनकी सपोर्ट उनको बल्कि अंडरस्टैंड करना, कि भाई ये हुँ, क्या हुँ। है, कैसे है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और आइंदा के लिए प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छा, उससे भी पहले प्रिवेंशन की बात करते हैं कि प्रिवेंशन ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर दुनिया की हर सोसाइटी में ये चीज़ क्योंकि मुनाफा बख्श है, तो लोग चाहे रिस्क लेके या कुछ भी करके जो बेचने वाले हैं वो तो बेचेंगे क्योंकि इसमें हुँ, प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो हुँ, आप ये कर सकते हैं कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हों, एक तो ये कि क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें। बच्चे सिर्फ पैदा नहीं करने होते, उनके साथ टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, उनसे बातें करनी होती हैं, उनकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में साथ जाना होता है, होमवर्क में मदद करनी होती है एंड सो ऑन। तो आजकल उनके पेरेंट्स के पास टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि महज सिर्फ पेरेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बन जाना ही काफ़ी नहीं होता। ये थ्रू आउट द लाइफ जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तो उसमें और कुछ सिखाएं ना सिखाएं बच्चे को द पावर ऑफ सेइंग नो। नो कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम टीन एजेस में हम भी थे तो हम अपना जो पेयर ग्रुप था, जो अपने उम्र के लोग थे, तो हम उनकी चीज़ों से मुतासर होते हैं। टीन एजेस ऐसी एज होती है या जवानी नौजवानी में कि जो कुछ आपके हम उम्र कह रहे होते हैं वो मॉडर्न होता है, वो इन होता है, वो वैलिड होता है, वो बड़ा रॉकिंग होता है। मतलब ये गाँव से लेके और शहरी ज़िंदगी तक, मॉडर्न लाइफ तक ये हर जगह ये होता है कि बिल्कुल। आप अपने पीयर ग्रुप को फॉलो करते हैं और जाने अनजाने में उनकी वैलिडिटी हासिल करने के लिए और उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए, उनके अंदर बने रहने के लिए फिर आप भी वही कुछ करते हैं। तो उस हुँ, उम्र में कई दफ़ा बहुत सी रिस्की चीज़ें या गलत चीज़ें इस तरह भी हो जाती हैं कि आपको वो जो हम उम्र होते हैं वो उकसाते हैं, लालच देते हैं आपको, बहुत सी मिथ्स जो है वो घड़ी हुई बातें बताते हैं कि हाँ यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इससे तो दिमाग ऐसा काम करना शुरू हो जाता है। कोई उसकी खूबियाँ जो है आफाकी किस्म की बयान कर रहा होता है हर गलत चीज़ की और पर्सनली कोई भी किसी होता है कि हाँ, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम डरपोक हो, इस तरह से बिल्कुल। भी होता है। वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं एंटाइस करने के, मतलब हुँ, वो उसको वो दिलाने के कि भई हिम्मत कह लें या जो भी है वो क्रॉस कर लाइन क्रॉस करने के लिए कि तुम्हें बाज़ तो ऐसे भी हैं, अभी तुम्हें दोस्ती की कसम है और कई जो हैं वो कहेंगे हाँ, भई मैंने तुम्हारे लिए वो काम तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते और इस तरह से वगैरह, वगैरह, वगैरह। वो हम सबको पता ही है कि किस तरीके से आपके दोस्तों का ग्रुप आपको अगर स्पेशली जब कोई गलत काम हो तो उस पे कैसे ज़ोर लगाते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक़्त जो एक चीज़ आपके बच्चे को बचाती है वो है द पावर ऑफ सेइंग नो। लर्न टू से नो कि हर बात में हाँ मिलाना वो ज़रूरी नहीं होता। अच्छी बात में चलो भाई कोई कहता है चलो वॉलंटरी वर्क करते हैं, मस्जिद चलते हैं, कोई कम्युनिटी में कोई अच्छा काम करना है तो देन व्हाई नॉट? लेकिन जहाँ पे हाँ, तो बेसिकली आपके अपने बच्चे के नज़रियात अगर शुरू से इस तरह से बिल्डअप किए गए हैं कि उसको अच्छे बुरे का पता है और ये वैसे इंस्टिंक्टिवली ह्यूमंस को, और चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, उसको अंदर से पता ही होता है क्या सही है, गलत है और अगला बंदा क्यों उकसा रहा है उस काम के लिए। तो वहाँ पे जो एक नो है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ा लॉस क्या हो सकता है? क्या वो कंपनी खो देंगे? तो ऐसी कंपनी जो आपको गलत राह पे लगा रही है, उसका खोना ज़्यादा बेहतर है, उससे तो अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना। आप कंपनियाँ और बहुत सारी मिल जाती हैं।
तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आप नमाजियों की कंपनी में रहेंगे तो नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, और शराबियों की कंपनी में रहेंगे तो शराब पीना शुरू कर देंगे। तो बहरहाल कंपनी डज मैटर, दे वुड बी एक्सेप्शंस, लेकिन जनरली स्पीकिंग पहली तो प्रिवेंशन में है कि बच्चों को नो कहना सिखाएं। ओके। ये एक जिस तरह दूसरे भी कई टॉपिक्स होंगे, हम कभी डिस्कस करेंगे, जिस तरह ये चाइल्ड अब्यूज वगैरह है, वो तो कोई स्ट्रेंजर या कोई फैमिली का ही कोई एडल्ट जो है वो बच्चे को गलत तरीके से टच कर रहा है या बच्ची को, तो उनको नो कहना सिखाएं कि आपने नो कहना है। कोई स्ट्रेंजर आके, हम नहीं कहते कि भाई किसी स्ट्रेंजर से, अजनबी से टॉफी नहीं लेनी, कुछ लेके खाना पीना नहीं है, तो वो नो का नाम सिखाते हैं ना। तो इन कामों में भी नो कहना सिखाएं बच्चे को, कि भाई स्ट्रिक्टली कहें कि नो। और ये कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती कि कोई आपको जहर घोल के दे रहा है या गलत काम पे लगा रहा है, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है आगे चल के बहुत सीरियस होने वाले हैं, और आपको वो दोस्ती की कस्में दें। और ये दोस्ती वोस्ती नहीं होती, ये इंतहा की सेल्फिशनेस होती है। एनीवेज। यहाँ पर मंसूर, ये जो आपने अभी ज़िक्र किया तो मेरे ज़हन में एक बात आई। आपने कहा ना कि बच्चे जो होते हैं पीयर प्रेशर में कि अच्छा दोस्त ना छूट जाए, और ये ऐसे केसेस में आप ज़्यादा बेहतर समझते हो, आप डील करते हो। ऐसे केसेस में शायद वो बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि जिनको घर में दोस्ती का माहौल नहीं मिलता। तो उनके लिए एक दोस्त या एक आप यूँ कहो कि एप्रिशिएट जो लोग कर रहे होते हैं, वो वही होते हैं जो बाहर हैं, घर नहीं है। जी। तो इसलिए वो उनको नहीं खोना चाहते और वो इस काम की तरफ आ जाते हैं। तो शायद घर से जो मोहब्बत मिलती है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही आपका वैलिड पॉइंट है, और 100% मैं इससे एग्री करता हूँ कि जहाँ बच्चे को, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब बच्चे को पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलती तो वो नेगेटिव अटेंशन ढूंढना शुरू कर देता है। अटेंशन बहरहाल अटेंशन होती है, बच्चे को पॉजिटिव नेगेटिव का इतना फर्क नहीं पड़ता होता। तो अगर उसके शफकत, प्यार, तवज्जो, टाइम, जैसा मैंने कहा कि मीनिंगफुल बच्चों के साथ टाइम बिताना, क्वालिटी टाइम, ये नहीं कि घर आए और उनको डांट ढूंढ के सुला दिया, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। तो जो बच्चे, अगर उनको घर से केयर, मोहब्बत, वो नो कहना भी गलत कामों के लिए सीख जाते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहते हैं। और आपने ये बिल्कुल 100% सही कहा कि जो बच्चे, जिनके अंदर वो कमी रह जाती है, कहीं उनको लगता है कि उनको दबाया जा रहा है, या उनसे कभी किसी ने अच्छे तरीके से प्यार से बात नहीं की होती, या और कोई तिश्नगियाँ साइकोलॉजिकली नफसियाती तौर पर रह जाती हैं, उन बच्चों और बच्चियों को वरगलाना, चाहे वो उनके हम उम्र हो, चाहे वो कोई बड़ी उम्र का इंसान बाहर हो, वो दोस्ती का लालच देख के, प्यार का गिफ्ट्स दे के वगैरह वगैरह, तो वो उनके वो जो तिश्ना काम ख्वाहिशात हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना बहुत इजी हो जाता है। ऐसे बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और बहुत आसानी से दाम में आ जाते हैं इस तरह के लोगों के। अच्छा, जो आपने अभी ज़िक्र किया था ना, बच्चे जो फिज़िकल अब्यूज़ भी होता है, जो हम एडिक्शन देखते हैं उसमें बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जो बच्चे बचपन में फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार होते हैं, फिज़िकल या सेक्सुअल, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट। हमारे यहाँ अमूमन इसे एक ही समझ लिया जाता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं उस तकलीफ को भुलाने के लिए। और जो बिल्कुल। आपने अभी हम अभी जो ये तज़किरा भी कर रहे हैं ना, कि घर से जो प्यार मिलता है, ऐसे भी केसेज़ हैं जिसमें बच्चों बच्चों को, बावजूद ये कि वो बहुत छोटे बच्चे थे, 4 साल, 5 साल, उनको इन चीज़ों के अच्छा या बुरा होने की कोई सेंस नहीं थी। बट दे जस्ट रियलाइज़ दिस थिंग इज़ नॉट राइट, बट मैं इसको एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस शख्स को मैं अच्छा लग रहा हूँ। घरवालों को तो मैं अच्छा ही नहीं लगता। ये मुझे कह रहा है कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, देखो तुम मेरा कहना मानती हो, तुम बहुत प्यारी हो, या तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें तो बाकी सब डाँटते हैं पर तुम तो देखो कितने प्यारे हो, मेरा कहना मान रहे हो। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हम बच्चों पे सख्ती करते हुए असल में उनको किस खाई की तरफ धकेल रहे हैं। हाँ, वो बच्चे ज़्यादा इजीली, जिस तरह मैंने कहा ना कि नो कहना सीख जाते हैं, जिनको प्यार और कॉन्फिडेंस घर से मिला होता है, हाँ, और हाँ। वार्मथ होती है, इमोशनल वार्मथ होती है घर में। तो जिन घरों में केओस होगा, पेरेंट्स हर वक्त लड़ते लुड़ते रहेंगे, बच्चे इग्नोर होंगे फॉर वन रीज़न और दी अदर, तो वो बच्चे ज़्यादा हुँ, वल्नरेबल होंगे। इस तरह जो बच्चे, और फिर अब्यूज़ भी ज़ाहिर है वही बच्चे ज़्यादा होते हैं। वैसे तो अगेन दे वुड बी एक्सेप्शंस, लेकिन हाँ, ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इस चीज़ के हैं। तो हुँ, वो जैसा मैंने कहा कि किसी भी स्ट्रेंजर या किसी भी एडल्ट या किसी भी हम असर के लिए किसी भी गलत काम की तरफ उनको राग़िब करना ज़्यादा इजी होता है, वल्नरेबल होते हैं। हुँ, बल्कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो एक ऐसा पैटर्न बन जाता है, फ्रॉडियन थ्योरीज के मुताबिक। कभी कभी मैं बड़ा हैरान होता था कि बाज़ खवातीन ऐसा क्यों है कि एक पार्टनर उनका वायलेंट था तो फिर दूसरा भी वायलेंट निकला, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी। मैं मतलब वेस्टर्न सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि हाउ हुँ। कम दे ऑलवेज एंड अप विद द सेम टाइप ऑफ पर्सन, जो कि पता है भी है उनको कि भाई ये एक बुरा कैरेक्टर है या एक वायलेंट है, तशद्दुद पसंद इंसान है। हाँ, रेड तो वो, फ्लैग नज़र आ जाते हैं। तो कई दफा उसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग विद द विक्टिम। समटाइम्स देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड आइडेंटिफाइंग विद द एग्रेसर,
एंड समटाइम्स आइडेंटिफाइड विद द विक्टिम, कि वो भी एक फिर ऐसी जो डिसीजन मेकिंग के अंदर ऐसा एक खलल वाक़ हो जाता है कि आप बार बार उसी एक ट्रैप में बार बार फंसते चले जाते हो और फिर वो रोल अडॉप्ट कर लेते हो विक्टिम का मुस्तकिल तौर पे। तो वो भी एक चक्कर होता है। और ऐसे लोग, ये बच्चे जब बड़े होते हैं, फिर वो अटैचमेंट, किसी भी तरह की अटैचमेंट को लव समझ बैठते हैं। वो समझते हैं कि उनको लव मिल गया, मोहब्बत मिल गई और इश्क हो गया और ये वो। तो वो लव या इश्क या मोहब्बत वगैरह नहीं होती। वो सिर्फ एक अटैचमेंट ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमदर्दी के दो बोल बोल दे। जैसा मैंने कहा कि वल्नरेबल होते हैं, तो वो बार बार जी, ऐसे ही जो कैरेक्टर्स हैं उनके ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। खैर, तो कमिंग बैक, तो प्रिवेंशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुरू से अपने बच्चों को सही गलत का बताएं, इन चीज़ों के बारे में बताएं और नो कहना सिखाएं, शोर में जाना सिखाएं अगर कोई गलत तरीके से टच कर। फिर ज़्यादा बड़े बच्चे जो हैं, ज़रा टीनेजर, वो स्ट्रिक्टली किसी भी गलत काम में कि भाई नो कैसे कहना है, इनकार कैसे करना है, पोलाइटली, ज़रूरी नहीं कि लड़ झगड़ के, लेकिन स्ट्रिक्टली। इसी तरह फिर प्रिवेंशन में ये भी आ जाता है कि भाई अगर किसी शख्स को शुरू से साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, और अगर वो स्टिग्मा जिस तरह सोसाइटी में है मेंटल हेल्थ का, तो जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं वो लोग भी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि वो अपने अंदरूनी जज्बाती जहनी जो मसाइल हैं उनका हल फिर इन चीज़ों में ढूंढना शुरू हो जाते हैं। तो एक वक्ती तौर का escapism, दे कांट सी लॉन्ग टर्म कि भाई ये तो एक वक्ती सा escapism है, ये वैसी है कि नींद की गोलियां खा के आप सो जाएं और सुबह उठें तो फिर जो आपने बिल भरने थे वो वहीं के वहीं हैं और जो मसले हल करने थे वो वहीं के वहीं हैं, तो उसका हल तो नहीं होता। वो आप एक नए विशियस ट्रैप में बल्कि फंस जाते हैं। तो ये तो हो गया कुछ हद तक जो प्रिवेंशन की चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में स्कूलों कॉलेजों में इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, दे शुड बी टॉक्स अराउंड दैट, और बच्चों को शुरू से बताना चाहिए कि इन चीज़ों के क्या नुकसानात हैं। फिर ओके, आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर कि एक्टिव ट्रीटमेंट, उसमें जैसा आपने कहा कि अगर फैमिली और सपोर्ट है तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अकेले यहाँ पे मैंने देखा है ये लोग, क्योंकि अगर फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं होते और इमोशनली अटैचमेंट उनकी कोई नहीं होती इस तरह से, तो वो बस आते जाते ही रहते हैं हॉस्पिटल सारी ज़िंदगी। कोई मुस्तकिल ना उनका कोई इरादा होता है ठीक होने का, और ना ही कोई और उनको कर सकता है ठीक। तो उसमें सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट का, और अगर अच्छे दोस्त हैं और कंपनी है उनकी सपोर्ट का होना, और एक्सटेंडेड फैमिली जो है, और अगर टीचर्स हैं या कोई और सर्कल है तो उनकी सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादातर साइकेट्री की इलनेसेस की तरह इसमें भी दो तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। और एक जो है वो अद्वियात के ज़रिए मेडिसिनल, वो ज़्यादातर हम विड्रॉल्स को रोकने के लिए, जब आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो पहले तो ये कि जब आप अचानक से उसको छोड़ते हैं या ग्रेजुअली भी छोड़ते हैं तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह अल्कोहल, अगर भी शख्स डिपेंडेंट हो गया है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, शेक्स होंगे, क्रेविंग्स होंगी, सीजर्स हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो बार बार का डिटॉक्स है ना, जिसको कहते हैं अनप्लैन्ड डिटॉक्स, तो मेडिसिनल जो डिटॉक्स होता है वो हम ऑफर तो करते हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि पेशेंट का मुसम्मम इरादा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बार बार डिटॉक्स होंगे तो हर डिटॉक्स के साथ उसको उस तरह के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स, यानी सीजर्स और डेथ होना, ड्यूरिंग वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाकी जो डिपेंडिंग अपॉन के ओपियोइड्स हैं, अल्कोहल हैं, तो यू कैन सी कि भाई कोल्ड टर्की कहते हैं अंग्रेजी में उसको, उर्दू में अब उसका कोई तर्जुमा है नहीं, लेकिन बेसिकली जब वो नशा टूट रहा होता है या बॉडी क्रेव कर रही होती है तो उसमें शेक्स हैं। ओपियोइड्स में तो बाकी चीज़ें, छींकें आना, आंखों से नाक से पानी, या डायरिया, एंड ये सब गूज बम्स, वो जो पाइलोरेक्शन जो है वो बालों का खड़े हो जाना और उस तरह की चीज़ें, तो ये ओपियोइड्स का होता है। और अल्कोहल में आपको, जैसे मैंने बताया कि शेक्स और हाथों का कांपना और इवेंचुअली डिलीरियम ट्रेमेंस, और फिर एक चीज़ होती है उसको वर्निकीज एंड कॉर्सकोफ बोलते हैं। तो वो तो ज़रा नाम ही वो डिजीज़ के ऐसे हैं तो उनका तर्जुमा नहीं हो सकता, लेकिन बेसिकली मकसद ये होता है कि आपके ब्रेन का एक बहुत बड़ा चंक उड़ जाता है, आपकी मेमोरी इफेक्ट हो जाती है उससे, और बहुत सी चीज़ें पुरानी याद नहीं रहती। तो फिर कन्फैबुलेशन शुरू हो जाती है। कन्फैबुलेशन होती है कि आप मतलब 60 साल की खातून होगी और अगले दिन सुबह उठेगी और वो कह रही होगी, ओहो मैंने तो बच्चों को स्कूल से अभी तक लाई नहीं हूँ, जाके मैंने लेके आना है। तो पता चलता है कि बच्चे खुद जो हैं वो 40-40 साल के हैं, लेकिन उसका दिमाग वो 40 साल पहले पीछे पहुंचा हुआ है। तो वो वर्निकीज एंड कॉर्सकोफ वो होते हैं। डिलीरियम ट्रेमेंस ये होता है, अल्कोहल में ज़्यादातर होता है कि
आपको बॉडी पे कीड़े-वीड़े रेंगते हुए महसूस होते हैं और विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं और उस तरह के होते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन जो वर्स्ट चीज़ें मैंने देखी हैं अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, तो उसमें यूके में एक चीज़ होती थी, उसको कहते थे स्पाइस। उसमें काफ़ी डेथ्स हुई हैं आइदर अंडर द इन्फ्लुएंस और ड्यूरिंग विड्रॉल, या उसके जो फोरेंसिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और इसी तरह जीएचबी एक चीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया में, वो उसके काफ़ी लॉन्ग टर्म विड्रॉल्स होते हैं कि जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो फिर एक ही दिन में उनके विड्रॉल्स ख़त्म नहीं होते डिस्पाइट ट्रीटमेंट। वो जीएचबी रिलेटेड रिलेटेड डिलीरियम कहते हैं उसको, तो वो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन भी वो उनको सिम्टम्स शदीद किस्म के चलते रहते हैं, डिलीरियस या साइकोटिक किस्म के सिम्टम्स चलते रहते हैं। बाकी एम्फिटामिन्स वगैरह का ये है कि उसमें पैरानोया बहुत ज़्यादा होता है। हमारे एक जानने वाले थे और उनके भाई ने सर्व किया हुआ था बहुत ही हार्ड एरिया में, आर्मी में, और फिर और बहुत से ऐसे केसेस हैं, सो विदाउट नेमिंग एनीवन। तो व्हाट हैपेंड इज के वापसी पे वहाँ से वापस आके और किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया, और ये स्टिमुलेंट्स और मैट और क्रिस्टल मैट और आइस और इस तरह की चीज़ें हैं। अब एक ऐसा बंदा जिसके घर में गन्स मौजूद हैं और वो रातों को उठ उठ के जनाब चक्कर लगा रहा है कि जनाब वो लोग पहुंच गए हैं और बाहर खड़े हैं और कुछ भी हो सकता है, और ये और बच्चे उसके खौफजदा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी अपना परेशान है कि भाई इसको क्या हो गया, दिमाग उलट गया, इसका क्या हो गया। तो बेसिकली वो नशे की वजह से पैरानोया जो है ना, तो वो इट वाज एक्सट्रीमली डेंजरस कि एक बंदा जो है वो घर में गन्स रखी हुई है और प्रोफेशनली ट्रेंड है और अब जो है वो साइकोसिस का शिकार है। तो थैंक गॉड कि उस केस में नहीं, लेकिन बास केसेस में हो जाता है कि कोई भी इनोसेंट जो से पास से गुजर रहा है कोई बंदा या कोई भी अजनबी, तो वो शक हो गया कि ये वही है भाई, यही मेरे सर्वेलेंस कर रहा है, और किसी ने उड़ा दिया उसको। तो मतलब इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। जिस तरह गाड़ी का कहते हैं ना कि गाड़ी जब आप चलाना सीखते हैं तो ना सिर्फ आपकी अपनी जान, आपके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बल्कि पैदल चलने वाले और बाकी जो रोड यूजर्स हैं वो सब आपकी मरहून मिन्नत हैं कि आप कितना सेफली चलाते हैं। तो इसमें भी यही है कि जब आप इस तरह के नशों में पड़ जाते हैं तो फिर सिर्फ आप अपनी ही जान को खतरे में नहीं डाल रहे होते, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों और कम्युनिटी और माशरे के लिए खतरा पैदा कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिटी सेंटर्स में वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं, खुदा जाने किसने इनको ये बताया है कि भाई ये वीकेंड पे ये चिलिंग आउट जरूरी है। फिर इनका भी ज़रा अपने पीयर ग्रुप होंगे, बचपन से देख रहे हैं तो बेसिकली कुछ लोग जो है वो एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, और कोई गिरे पड़े होते हैं और कोई उल्टियां कर रहे होते हैं और कोई अजीबोगरीब हरकतें, फिर वो वल्नरेबल हो जाती हैं ख्वातीन और लड़कियां, और फिर जब होश में आती हैं तो फिर कहती हैं कि जी मेरे साथ ज्यादती होगी और इस तरह से। तो जब आपको पता है कि चीज़ आपको ऐसी वल्नरेबल कंडीशन में पहुंचा देती है, खैर ये एक अलग माशरा है इनके यहाँ। जो है वो हुकूमत जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस सह लेती है, और क्योंकि फ्री हेल्थ सर्विस है और फ्री सोशल सर्विस है और फ्री बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये उसको किसी ना किसी सहार लेते हैं। लेकिन हमारे जो माशरे हैं इंडिया और पाकिस्तान के, तो वहाँ पे ज़रा इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो गवर्नमेंट उसका खर्चा नहीं उठाएगी, आपके ऊपर ही और आपकी फैमिली के ऊपर ही पड़ेंगे वो खराजात सारे। तो तो बहरहाल जी। अभी जो आप बात कर रहे हो ये तो सब्सटेंस यूज है ना, सब्सटेंस एडिक्शन है, अल्कोहल है और ड्रग्स है। एक होती है नॉन सब्सटेंस एडिक्शन, वो एक और चीज होती है, लेकिन वो भी आप कह सकते हो कि वो भी नुकसानदेह होती है, और वो भी एडिक्शन बन जाती है, तो वो उस शख्स के लिए भी, उसके इर्द गिर्द वालों के भी, लाइक गैम्बलिंग है, ये नॉन सब्सटेंस ही है। बहुत से हम देखते हैं हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं, और हम उसका नतीजा में हमें पोर्न के एडिक्शन है। और वो भी एक, वो मतलब वो सब्सटेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बड़ी खतरनाक चीज है। छोटी हाँ उम्र में, बड़ी उम्र, इसमें उम्र की भी कोई कैद नहीं हाँ, कई लोग प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। है। या लेकिन इन सारी एडिक्शंस का ना बेसिक मैकेनिज्म एक ही है, डोपामिन। अब ज़रा मैं उसका उर्दू तर्जुमा तो नहीं कर सकता, न्यूक्लियस एकम्बेंस होता है, यानी जो प्लेजर सिस्टम होता है ब्रेन में डोपामिन बेस्ड, उसको तस्खीर करना बड़ा मुश्किल काम है। एक दफ़ा कोई ऐसी चीज़ की लत आपको लग जाए, चाहे वो सब्सटेंस या नॉन सब्सटेंस रिलेटेड हो, आप सही कह रही हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म ब्रेन में यही होता है कि जब जो शख्स उस चीज़ का आदी होता है, तो नेक्स्ट टाइम, अभी उसने वो चीज़ की नहीं होती, लेकिन जब उसके बारे में सोचना शुरू करता है तो आपका वो जो न्यूक्लियस में वहाँ पे डोपामिन फायर होना शुरू हो जाता है। हाँ। तो उससे जो प्लेजर मिलता है, वो जो उसको कहते हैं प्रेपरेशन, कि वो अपने माइंड में प्रिपेयर कर रहा होता है कि मैं यूं करूंगा तो फिर यूं होगा, फिर यूं होगा, वो पूरी एक फिल्म चल रही होती है। तो हम्म।
वो एक दफ़ा वो जो प्लेज़र सेंटर है ब्रेन का उसको इस चीज़ की आदत पड़ जाए, अब उसको फिर वापस लेके जाना अपनी ओरिजिनल हालत में वो बड़ा मुश्किल काम है। आदत उसके लिए कुछ सेशंस दरकार होते हैं या उसके लिए मेडिसिन दरकार होती है? हाँ, उसके लिए मेडिसिन का भी रोल है, डिपेंडिंग अपॉन अगर ड्रग एडिक्शन है तो उसके लिए क्या मेडिकेशन होगी, जैसे मैंने कहा कि जो सब्सटेंसेस हैं और अल्कोहल उनके लिए हम बेंज़ोडाज़ेपीन से लेके और बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग ऑन समटाइम्स ओपियोइड्स के लिए सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल के लिए हम चीज़ें देते हैं, डायरिया के लिए, चिल्स एंड रिगर्स के लिए या जो भी है चीज़ें हो रही हैं वॉमिटिंग के लिए और इस तरह की। तो अल्कोहल में फिर अगर विड्रॉल हो रहा है तो डिलीरियम ट्रेमेंस से बचने के लिए विटामिन्स वगैरह देते हैं, आईएम और आईवी और डिपेंडिंग अपॉन कि कितने सीवियर हैं। तो मेडिकेशन का भी रोल है और ये जो दूसरी वाली एडिक्शंस हैं इनके अंदर भी समटाइम्स बाज़ एसएसआरआईज़ हैं जो हैं जिसमें फ्लॉक्सिटिन है, उसका एक रोल है। डिपेंडिंग अपॉन हर इंडिविजुअल के लिए आपको ट्रीटमेंट टेलर करनी पड़ती है। ऐसा हाँ, नहीं होता कि आप सर वन दर्द है फ तो कौन ले लो। हाँ, कि हाँ, आपने वो चिट लिख के लगा दी और वन फार्मूला फिट्स ऑल। आपको हर बंदे की अलग से हिस्ट्री लेनी पड़ती है और अलग से उसकी अलामात और तो उसके लिए अलग से डोज़ेज और अलग से अद्वियात तजवीज़ करनी पड़ती हैं। ओके। तो अच्छा, यहाँ मेरे ज़हन में सॉरी आप जी, बात कह रहे थे बोलिए। पर मेरे ज़हन में एक सवाल आया था कि आप बता रहे हो ना कि ये जो वापस आने का एक प्रोसेस होता है ये आसान नहीं होता है, जब छोड़ देते हैं। एटलीस्ट इसको कितना वक़्त दरकार होता है? लाइक अगर किसी को ऐसी एडिक्शन है और उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है इस सारे में उसके ट्रीटमेंट में, कितनी मुद्दत दरकार होती है उसको नॉर्मल होने में जब आइडियल सर्कमस्टेंसेस हों? ये डिपेंड करता है